नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और सभी जो एनडीए है या एमवीए है, दोनों गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी की जा रही है लगातार, और कुछ बची है, कुछ आ चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी को घेरने का एक अलग ही प्लान बना रखा है। क्या है वो प्लान, उस पर भी चर्चा करेंगे। और माना जा रहा है कि इस बार शरद पवार एक बड़ा खेल करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि समय और सिचुएशन ही कुछ ऐसा आ गया है कि लग रहा है कि शरद पवार कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्यों लग रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की, और सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे को घेरने के लिए उद्धव ठाकरे ने तैयारी कर ली है और अजित पवार की एनसीपी को घेरने के लिए शरद पवार ने तैयारी कर ली है। इसके दो बड़े एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। आपको पता है पहले के अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें भी हमने आपको बताया था, एक हाई प्रोफाइल सीट है कोपरी की, जहां से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। लगातार 3 बार वो जीत चुके हैं जहां तक जानकारी है, और इस बार भी वो वहां से ताल ठोक रहे हैं। उद्धव ठाकरे जानते थे कि अगर ये सीट किसी तरीके से जीत ली जाए तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जो है वो बढ़त उन्हें मिल जाएगी, और इसीलिए उन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। और ये तैयारी रातों रात नहीं हुई थी। उन्होंने वहां से एकनाथ शिंदे, खुद जिनको गुरु बताते हैं, उनके भतीजे को, यानी आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को वहां पर खड़ा कर दिया है दोस्तों। और आपको बता दूं कि इस विधानसभा सीट पर बहुत सारे शिवसैनिक ऐसे हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स ऐसे हैं जो दिघे परिवार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और ऐसे में केदार दिघे का सामने आना और खड़ा होना इस तरीके से एकनाथ शिंदे की परेशानी बढ़ा सकता है। ये एक सीट थी दोस्तों। ऐसा ही मैं आपको बता दूं कि वर्ली की सीट है, जहां से खुद आदित्य ठाकरे खड़े होते हैं लड़ने के लिए। वहां भी अब वीरेंद्र देवड़ा का नाम सामने आ रहा है कि वो उन्हें चुनौती देंगे। लेकिन क्या, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आदित्य ठाकरे, कई जगह वो ये बात कह चुके हैं कि वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और लगातार उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं दोस्तों। अभी हाल ही में उन्होंने एक रैली भी की थी मुंबई में। शरद पवार को देखिए दोस्तों, बारामती की लड़ाई है। बारामती पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें जीती। सुप्रिया सुले और सुनित्रा पवार के सामने लड़ाई थी। अजीत पवार ने सुनित्रा पवार को खड़ा किया था, अपनी पत्नी को, और सुप्रिया सुले वहां से जीत गई थी। फिर से बारामती की लड़ाई है दोस्तों विधानसभा चुनाव में, और इस बार खुद अजीत पवार खड़े हैं बारामती से। बहुत बड़ी लड़ाई, सबकी नजर वहां पर रहने वाली है इस बार। और शरद पवार ने परिवार से ही योगिंदर पवार को वहां से खड़ा कर दिया है। अब ये पारिवारिक लड़ाई फिर से एक बार दोस्तों आमने सामने हो गई है। अब देखना होगा कि ये जो पारिवारिक लड़ाई है, इस बार की लड़ाई में कौन जीतता है। हालांकि अजीत पवार मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, लेकिन शरद पवार उनके सामने खड़े हैं। भले वो सामने से चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन एक तरीके से वही खड़े हैं अजीत पवार के सामने। इस बार के बारामती के चुनाव से ये पता चल जाएगा कि आखिर ये जो एनसीपी का गढ़ है बारामती, यहाँ पर असली जो खेल चलता है उसका सरताज कौन है। हालांकि शरद पवार के एनसीपी को ही लोग कहते हैं, पर चुनाव के नतीजे जो है इस बार साफ जाहिर करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शरद पवार जो एमवीए गठबंधन का सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला सामने आया है, आपने देखा होगा, अब तक जानकारी पहुंची होगी। 85 85 85। अब दोस्तों ये अभी दो तीन दिनों से ये नंबर घूम रहे हैं, लेकिन आप देखिए पिछले 10 से 12 दिनों से शरद पवार की पार्टी की तरफ से, या राजनीतिक जो जानकार हैं वो बता रहे थे, जो खबरें आ रही थी, कि शरद पवार पहले से ही 85 सीटों पर लड़ने का मूड वो बना के रखे थे। उन्हें 100 110 120 130 सीटें नहीं चाहिए थी। 85 सीट्स पहले से ही खबर आ रही थी कि शरद पवार की एनसीपी 85 सीटों पर लड़ने जा रही है। लेकिन देखिए अब जो इक्वेशन बना है वो तीनों ही पार्टियों के बीच 85 85 85 का बन गया। अब इसमें देखिए दोस्तों, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय जो उद्धव ठाकरे हैं वो 21 सीटों पर लड़के 9 के करीब सीट जीते थे। उसके बाद कांग्रेस की बात करें तो 17 सीटों पर लड़के 13 सीटों के आसपास जीती थी। और शरद पवार 10 सीटों पर लड़के 8 सीटें जीते थे, और वो भी एक दो सीटें जो बाद में काफी उस पर बखेड़ा हुआ। तो स्ट्राइक रेट के मामले में शरद पवार सबसे जबरदस्त तरीके से उनकी पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर यही आंकड़ा और यही नतीजा कुछ इस तरह से बैठा तो 85 सीटों में से कम 60 से 65 सीटें शरद पवार की एनसीपी लेके जा सकती है दोस्तों। और 60 से 65 के करीब सीटें जीतना एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों।
और फिर यहाँ से शरद पवार एक बड़ा खेल कर सकते हैं। अब देखिए, अभी तक एमवीए की तरफ से सीएम फेस को लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं कहा गया है और कई बार जो है शरद पवार से जब पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही कि हम चुनाव के बाद फैसला करेंगे कि सीएम पद का उम्मीदवार कौन है, किसको हम बनाएंगे सीएम फेस। तो ये भी बड़ा अजीब सा सिचुएशन इस समय बना हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र में, क्योंकि शरद पवार सारे पत्ते खोल ले रहे हैं। अब जितनी सीटों पर एनसीपी लड़ने वाली थी, अब उतनी ही सीटों पर यूबीटी पक्ष और कांग्रेस भी आ चुकी है और बाकी जो सीटें वो माना जा रहा है कि जो बाकी के सहयोगी दल हैं उनको दे दी जाएगी। तो ये बड़ा ही अलग सा सिचुएशन महाराष्ट्र में बना हुआ है दोस्तों। और महायुति की बात करें तो हम पहले भी अपडेट दे चुके हैं कि 8 से 9 सीटें हैं जिस पर बहुत भयंकर पेच फंसा हुआ है। और शरद पवार के बारे में मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, क्योंकि शरद पवार को लेकर के तमाम राजनीतिक दल आप देखिए उनके दाव पेच से बखूबी वाकिफ हैं और हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, हमेशा ही वो अपने जो फैसले हैं उससे तमाम राजनीतिक दलों को चौंकाते रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि शरद पवार जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं। अब देख लीजिए 2022 में जब उनकी पार्टी टूटी थी तो क्या शरद पवार वो भूल गए हैं कि उनके विधायकों के साथ जब अजीत पवार अलग हो गए थे, उनकी चुनाव चिन्ह उनका ले लिया गया था। सेम वैसे ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ भी हुआ। करीब 38 से 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे जो है पार्टी से अलग हो गए, चुनाव चिन्ह ले लिया गया। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही नेताओं के पास इस बार विधानसभा चुनाव में खोने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन साबित करने के लिए बहुत कुछ है। तो इसी की जद्दोजहद और जंग जो है वो इस बार चुनाव में चल रहा है और दोनों ही नेता इसीलिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं कि इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अपनी पार्टी को एक मजबूत तरीके से और बड़े लेवल पे खड़ा किया जाए। पूरी तैयारी उसी चीज को लेकर के है। तो ये पूरी महाराष्ट्र की राजनीति की जो अभी तक समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे दोस्तों, वो मैंने आपके सामने रखी। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक बार और बता दूं आपको। शरद पवार, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, जब कांग्रेस के और उद्धव ठाकरे के बीच में जब सीटों को लेकर के मतभेद चल रहे थे, यही शरद पवार हैं जिन्होंने मध्यस्थता की और उसके बाद 85-85-85 का फॉर्मूला सामने आया कि 85 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस को भी मना लिया। अब सब लोग ये चौंक रहे हैं कि जो पार्टी खुद कम सीटों पर लड़ रही थी वो इन दो पार्टियों को कैसे मना ली कि आप भी कम सीटों पर आ जाइए, हमारे इतनी इतनी सीटों पर लड़िए। तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जो शरद पवार पर्दे के पीछे से एक राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, वो बहुत सालों से एक्टिव हैं। बहुत सारी चीजें वो ऐसे कर जाते हैं जो कई बार समझ से परे होती है। और आने वाले समय में भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से वो एक एक जो कैंडिडेट है जिनको खड़ा किया उन्होंने, जिसके पीछे इतनी मेहनत की है, क्योंकि हमने सुना था कि इंटरव्यूज के साथ साथ बहुत सारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज भी चल रही हैं एक एक उम्मीदवार पे। और पश्चिमी महाराष्ट्र में खासतौर पे शरद पवार का जो है वो फोकस है। अब ये पूरा कैलकुलेशन बिठाने के बाद शरद पवार अगर इसी स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा चुनाव वाले इस बार विधानसभा चुनाव में सीट निकाल के ले जाते हैं तो महायुति को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। एमवीए में भी वो एक बहुत बड़े पद के साथ में जो है वो तैयार हो जाएंगे। और अभी उनका कद ऐसा है कि उनकी बात सब मानते हैं। फिर जब वो जबरदस्त तरीके से जब अगर जीत करके आते हैं, उनकी एनसीपी आती है, तो फिर माहौल कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।